तो कैसे हो मेरे चीतो गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में बच्चा यानी कि चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है सीटेट सीडीपी की जो है ये महत्वपूर्ण क्लास है किसके लिए जो पेपर 1 और 2 की तैयारी कर रहे हैं, और ये पार्ट 23 है। इससे पहले मैंने पार्ट 22 तक बना रखे हैं। चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो में हम जो है क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है हम क्या एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में बच्चा एक वैज्ञानिक अन्वेषक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद समस्या समाधान क्या है, उसके बाद समस्या के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं समस्याएं। उसके बाद समस्या समाधान के माध्यम से बच्चा किस प्रकार से सीखता है, वो सारी चीज़ें जो है हम पढ़ेंगे। उसके बाद है समस्या समाधान की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस क्या होते हैं। उसके बाद समस्या हल करने में बाधाएं या अवरोध कौन कौन से आते हैं। उसके बाद है एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में बच्चे को हम किस प्रकार देखते हैं, यानी कि द चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर की, यानी कि बच्चे को हम किस प्रकार से देखते हैं, वो सारी चीजें जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, क्या एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में बच्चा एक वैज्ञानिक अन्वेषक है, तो इसका आंसर है हाँ। एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में जो है बच्चा एक वैज्ञानिक अन्वेषक है, यानी कि इन्वेस्टिगेटर। यानी कि बच्चा जो है क्या करता है, जब कोई भी समस्या को समाधान करता है, किसी भी समस्या अगर बच्चे के सामने आती है तो वो क्या करता है, वो उसमें जो है खोजबीन करने लगता है। उसको जो हम वैज्ञानिक अन्वेषक बोलते हैं। तो इसका आंसर है यस। चलो भाई, इसके बाद ही जो है हम सारे टॉपिक पढ़ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब देखो भाई, समस्या समाधान क्या है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, वो देख लेते हैं। समस्या समाधान को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी बाधा का समाधान खोजने के व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम का क्या जो है निदान है, उसको हम क्या बोलते हैं, समस्या समाधान। किसी भी समस्या को तार्किक तरीके से हल करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, समस्या समाधान। जैसे कि ये बच्चा जो है समस्या समाधान करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद इसके कितने प्रकार होते हैं, प्रकार देख लेते हैं। पहला होता है सामान्य समस्या, यानी कि सिंपल प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, यह एक ऐसी समस्या होती है जिसमें हल जो स्पष्ट रूप से सीधे होते हैं। यानी कि सीटेट का एग्जाम आया आपके सामने, तो अब आपके सामने क्या समस्या है कि सीटेट के एग्जाम को कैसे निकाले। तो इसका जो है सिंपल सॉल्यूशन है कि भाई पढ़ाई करके निकाले, तो पढ़ाई इसका जो है सॉल्यूशन हो गया। ये जो है सिंपल समस्या है ये। उसके बाद इन समस्याओं को हल करने के लिए कम प्रयास की आवश्यकता होती है और समाधान जल्दी मिल जाता है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो सीटेट का एग्जाम आपका अच्छे से निकल जाएगा। जैसे सीटेट सीडीपी की तैयारी करने के लिए आप स्टडी एरिया क्लास से जो है पढ़ाई कर सकते हो और आसानी से जो अपने जो 30 में से जो है 27-28 नंबर ला सकते हो। तो ये क्या है, सिंपल समस्या। उसके बाद जो सेकंड समस्या है वो है जटिल समस्या। ये समस्या के प्रकार में जो है दूसरा है जटिल समस्या। ये इसमें क्या होता है कि यह समस्या अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण होती है। इसका समाधान जो है सरल नहीं होता। इसके लिए जो है हमें विश्लेषण, सोच और कई प्रयासों की आवश्यकता होती है। जैसे ये बच्चा जो है मतलब क्या है, विश्लेषण, सोच और कई सारी दुविधाओं में फंसा हुआ है, क्योंकि ये जो है जटिल समस्या के जाल में फंसा हुआ है। तो समझ गए जटिल समस्या क्या होती है। और उसके बाद इसी में है सीटेट में टाइम मैनेजमेंट करना एक जटिल समस्या हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ही इतने सारे होते हैं, 150 के करीब क्वेश्चन होते हैं, और उसमें क्या होता है कि उसमें टाइम मैनेजमेंट करना एक जटिल समस्या हो सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट है समूह समस्या, यानी कि ग्रुप प्रॉब्लम। ग्रुप प्रॉब्लम क्या होता है कि यह समस्या एक समूह के द्वारा जो है हल की जाती है, और इसी में है इस समस्या को हल करने के लिए टीम वर्क और सहयोग की आवश्यकता होती है, जहां विभिन्न दृष्टिकोण और विशेषज्ञता का जो है उपयोग किया जाता है। यानी कि जो समूह समस्या होती है ना, जैसे कि समूह में जो है किसी एक समस्या के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे वैज्ञानिक सब हो गए, तो क्या होता है उसमें कि किसी एक समस्या के ऊपर ना सभी जो है मतलब एक रूप से जो है काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा जो है अपना योगदान देते हैं कि हाँ भी इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है समूह समस्या है, तो समूह के द्वारा जो है जैसे टीम वर्क के द्वारा जो है इसे और सहयोग की जो है इसमें आवश्यकता होती है। उसके बाद है अस्पष्ट समस्या, यानी कि अनडिफाइंड प्रॉब्लम। अनडिफाइंड प्रॉब्लम जो डिफाइंड ही नहीं है कि भाई ये क्या है, नहीं है, ये चीजें डिफाइंड ही नहीं। जैसे ये बंदा परेशान हो रहा है, भाई इसको पता ही नहीं है, ये अनडिफाइंड प्रॉब्लम है। कैसे है वो देख लेते हैं। यह समस्या ऐसी होती है जिसमें लक्ष्य अस्पष्ट होते हैं, यानी कि टारगेट का पता ही नहीं होता भाई इसको कैसे सॉल्व करना है, और समाधान के लिए कई रास्ते हो सकते हैं। इसके समाधान के एक रास्ते नहीं, कई सारे रास्ते हो सकते हैं। इन समस्याओं का समाधान पाने के लिए अधिक सोच और विचार की आवश्यकता होती है, जैसे ये बंदा सोच रहा है। उसके बाद है अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक आ गया, समस्या समाधान के माध्यम से सीखना। आपको समस्या समाधान के प्रकार पता चल गए, 4 प्रकार जो मैंने पीछे बताए। अब मैं आपको बताऊं तो समस्या समाधान के माध्यम से कैसे बच्चा सीखता है। ध्यान रखना, जो भी टॉपिक करा रहा हूँ बच्चे से रिलेटेड करके आपको जो है करना है, किसी वयस्क आदमी को उसमें नहीं जोड़ना है। तो इसमें क्या है,
समस्या समाधान के माध्यम से बच्चे वास्तविक जीवन में सक्रिय यानी एक्टिव रूप से सीखते हैं तथा उनकी सोच की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और समस्या समाधान को जो है कौशल को बढ़ावा मिलता है। जैसे इस बच्ची जो है ये सोच रही है, यानी कि क्या होता है कि जो समस्या समाधान होता है, कोई भी प्रॉब्लम आई आपके सामने, उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया, वह जो प्रॉब्लम क्या हुआ वो आप वास्तविक रूप से उसको सॉल्व करते हो। उसको सॉल्व करने के बाद इसमें क्या होता है, आपके जो सोचने की क्षमता होती है, निर्णय लेने की क्षमता होती है और समस्या समाधान के जो कौशल होते हैं वो उसको जो है बढ़ावा देते हैं। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर दिया, नेक्स्ट टाइम जो अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी उसको जो है आप झट से सॉल्व कर लोगे। इसी में है बच्चे रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग के साथ सीखते हैं और रटने की प्रणाली से मुक्त हो जाते हैं। सही बात है भाई, अगर कोई समस्या आ रही है उसको बच्चे ने जो है सॉल्व कर लिया है अपने वास्तविक जीवन में, तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जो ऐसी कोई समस्या आएगी तो उसको जो है भाई वो क्या करेगा, अपने आलोचनात्मक सोच के साथ जो है उस समस्या को झट से सॉल्व करेगा और उसमें जो है उसको किसी भी प्रणाली को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद इस प्रक्रिया छात्रों को आत्मनिर्भर बनाती है। ये जो प्रक्रिया है, समस्या समाधान की जो प्रक्रिया है, ये जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती है, क्योंकि इसमें वे अपनी सोच और निर्णय लेने की क्षमता का जो है उपयोग करते हैं। यानी कि उसके सामने कोई भी सीटेट की प्रॉब्लम आई, मैं तो आपको लेके बता रहा हूँ, लेकिन बच्चे के स्तर पे हमें देखना है कि अगर उसके सामने कोई प्रॉब्लम आई तो क्या करेगा, फिर वो क्या करेगा, वो अपनी सोच और निर्णय लेने की जो क्षमता है उसका प्रयोग करेगा और उसके बाद जो उसको सॉल्व कर देगा। उसके बाद अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या करेगा, अपने जो है सोच और निर्णय लेने की जो क्षमता है उसका प्रयोग करेगा और अच्छे से जो उस समस्या को निदान करेगा। उसके बाद है समस्या समाधान के दौरान छात्रों की समूह में काम करने का जो अवसर मिलता है ताकि वे एक दूसरे के विचारों का जो है आदान प्रदान कर सके और समूह रूप से किसी भी समस्या का समाधान कर सके। बता दिया मैंने आपको कि छात्रों में जो है समूह का भाव जो है, समूह में जो है काम करने की जो भावना जो है उसमें विकसित होती है, उसको अवसर दिया जाता है और उसके बाद जो है उसके विचारों का आदान प्रदान वहाँ पे होता है। आई थिंक आपको जो मैंने पीछे बताया कि समस्या समाधान के माध्यम से बच्चा किस प्रकार से लर्निंग करता है, अब मैं आपको बता देता हूँ समस्या समाधान की प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती है जिससे कोई भी व्यक्ति जो है निकल सकता है, कोई भी समस्या को जो है सॉल्व कर सकता है। तो देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, एक समस्या आपके लक्ष्य के लिए एक बाधा के रूप में, यानी कि कुछ भी आपको अचीव करना है, सीटेट आपको पास करना है और अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हो रखी है तो वो आपकी समस्या है और वो एक बाधा के रूप में काम करेगी, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपको वहाँ कुछ नहीं आएगा, क्वेश्चन का आंसर नहीं आएंगे और आप जो है सीटेट में जो है क्या करोगे, फेल कर जाओगे। तो वो एक समस्या है। समस्या समाधान को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन बाधाओं का समाधान खोजने के व्यवहार के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। ठीक है बात है भाई, समस्या समाधान, समस्या का समाधान, यानी कि आप अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो समस्या का समाधान आवश्यक है। उसके बाद जो है किसी भी समस्या को तार्किक तरीके से हल करने की प्रक्रिया है, यानी कि किसी भी समस्या को हम किस तरीके से हल करते हैं उसको जो है हम अपने लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, तार्किक रूप से सोच के, जो जैसे ये लड़की सोच रही है इस प्रकार से जो हम किसी भी समस्या को सॉल्व करते हैं। एक सामान्य समस्या समाधान प्रक्रिया 7 चरणों का अनुकरण करती है। वो 7 चरण कौन कौन से थे वो भी देख लेते हैं हम भाई। और ये जो है 7 चरण है समस्या समाधान की प्रक्रिया के, और ये 7 चरणों को मैं आपको जो है डिफाइन कर देता हूँ। आप जो है जो मैं आपको बताऊँ इसको आप माइंड में रखना, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन देने का बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ऐसा उसका कोई बेनिफिट है नहीं। तो देखो भाई, समस्या की पहचान करना, कोई भी समस्या है उसको पहचान करो, इसका नेचर क्या है वो सारी चीजें देखो। उसके बाद जो है समस्या की परिभाषा करो, ये समस्या क्या है, क्यों है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो सारी परिभाषा करो। उसके बाद जो है रणनीति तैयार करो, अब इस समस्या को कैसे हमें सॉल्व करना है, यानी कि सीटेट आया है तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, प्रिपरेशन करके सॉल्व करना है। सूचना का संगठन करो। अब सूचना के संगठन में क्या करोगे, अब जो है अब आप जो है स्टडी एरिया क्लास को सर्च करोगे सीडीपी के लिए कि भाई स्टडी एरिया क्लास मिल जा, हाँ मिल गया। अब सीडीपी की यहाँ से जो है तैयारी करोगे, संसाधनों का आवंटन करोगे। उसके बाद जो आपने सूचना का संगठन किया उसका जो क्या करोगे, आप उसकी तैयारी करोगे अच्छे से और उस समस्या को जो है क्या करोगे, सॉल्व करोगे। अगर संसाधनों का आवंटन हो जाता है तो उसके बाद अब आप निगरानी करोगे कि अच्छा भाई ये हमने कर लिया, अब उसको जो है मॉनिटर करोगे कि कितना आपने सही किया है, कितना आपने गलत किया है, क्या आपकी समस्या इससे सॉल्व हो जाएगी। और अगर हो जाती है और अगर नहीं होती है तो उसके बाद जो है मूल्यांकन करेंगे कि नहीं भाई स्टडी क्लास से पढ़ने के बाद सीडीपी में 27-28 नंबर तो नहीं आ सकते। और दूसरी तरफ बोलते हैं बच्चे कि नहीं भाई स्टडी क्लास से करने के बाद जो है 27-28 नंबर आ जाते हैं, तो ये आपने मूल्यांकन किया। तो ये जो है समस्या समाधान की प्रक्रियाएं हैं, 7 चरणों से होकर गुजरती है। आपको जो है ये सारी चीजें नोट्स में बना लेना अच्छे से।
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, समस्या हल करने में बाधाएं कौन कौन सी आती है, कौन कौन से अवरोध आते हैं। किसी भी समस्या को अगर आप हल करते हो तो उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेसेस करने को मिलेंगे। ये बेसिकली मैंने भाषा एवं विचार, लैंग्वेज एंड थॉट वाले ये जो मैंने 19 पार्ट का जो वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो चैनल पे, प्लेलिस्ट पे होगा, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। उसमें बेसिकली मैंने 4 आपको बताए, 1, 2 और 2 और एक्स्ट्रा बताए हैं। लेकिन इसमें जो है इस वाले चैप्टर से रिलेटेड तो 2 ही मेरे को इंपॉर्टेंट लगे, तो मैंने 2 ही जो है लिए एनसीईआरटी के बेस पे। तो देख लो, पहला है मानसिक विन्यास। ये क्या होता है वो देखते हैं। अभिप्रेरणा का अभाव, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन का अभाव। किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो है प्रॉपर तरीके से आप मोटिवेटेड होने चाहिए। समस्या इन्हीं, अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो आप अगर मोटिवेटेड नहीं हो तो क्या होगा, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। देख लेते दोनों चीजें क्या है। देखो भाई, मानसिक विन्यास। मानसिक विन्यास में क्या होता है, मानसिक विन्यास व्यक्ति के समस्या समाधान करने का एक प्रवृत्ति है, यानी कि एक नेचर है, जिसमें वह पहले से प्रयोग की गई मानसिक संक्रियाओं का उपायों का अनुसरण करता है। यानी कि प्रीवियस में कोई भी प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व हुई है, अगर वही प्रॉब्लम आपके सामने आई है तो आप क्या करोगे, उसी प्रॉब्लम का जो है बिल्कुल उसी तरीके से आप सॉल्व करोगे। तो समझ गए मानसिक विन्यास क्या होता है। उसके बाद है किसी विशिष्ट युक्ति की पूर्व सफलता नई समस्या के समाधान में कभी कभी सहायक होती है। यानी कि जो पहले जैसे अगर आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया बस, और उसी स्टेप से जो है आप नई वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहे हो, ठीक, क्या होता है कभी कभी तो सहायक होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार जो है ये सहायक होगी। यह प्रवृत्ति कभी कभी काम आ जाती है और कभी कभी नहीं भी आती है। यानी कि उस सेम मेथड से आप एक बार तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, क्या पता दूसरी प्रॉब्लम ना सॉल्व हो सकता है ना भाई। पैरासीटामोल से क्या पता एक बार आपका बुखार ठीक हो जाए, एक बार आपका जो है शरीर का दर्द ठीक हो जाए, लेकिन क्या पता आपका नेक्स्ट टाइम जो है बुखार ठीक ही ना हो। जैसे एक उदाहरण मैंने दे रखा है, जैसे उदाहरण के लिए गणित के एक सूत्र से बाकी के सभी सवाल भी हल कर लेते हैं जब तक आप सवाल करने में असफल ना हो जाए। यानी कि ये गणित का सूत्र है, आप मुझे बताओगे कौन सा सूत्र है, और ये एक सूत्र है। इससे क्या होगा, इससे रिलेटेड जो भी सवाल है आप जो है जब तक हल कर लोगे जब तक कि वो सवाल आपसे हल ना हो। यानी कि जब एक बार आप असफल हो जाओगे कि भाई इस गणित के सूत्र से, यानी कि इस रूल से जो है ये वाले जो है इस फॉर्मूले से जो ये वाले सवाल तो सॉल्व हो रहे, लेकिन ये वाले नहीं हो रहे, अब वो वाले नहीं हो रहे, तो उसके लिए जो है अलग से फिर सूत्र का आप जो है क्या करोगे, अध्ययन करोगे और दूसरे सूत्र से लगा के फिर उस सवालों को हल करोगे। मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो, मैंने पैरासीटामोल वाला अच्छे से आपको समझा दिया है कि यानी कि क्या होता है ये, इसमें जो होता है क्या, मानसिक विन्यास में क्या होता है कि हम जो पूर्व में की गई समस्याओं को जो जिस प्रकार से हम हल करते हैं उसकी का बार बार प्रयोग करते हैं अपने आने वाले फ्यूचर में, लेकिन जब वो असफल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, फिर दूसरी समस्या के हल के तरफ जाते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो छोटे बच्चे भी नहीं हो आप। अब दूसरा है अभिप्रेरणा का अभाव। अभाव का मतलब होता है कमी, अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। किसी भी समस्या को हल करने के लिए आपके अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा भी 2 प्रकार की होती है, आंतरिक होती है और एक बाह्य होती है। आंतरिक में क्या होता है, जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है इसमें जो है आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हो पढ़ने के लिए। जैसे ये बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड, इसको नहीं मतलब दूसरे से, अब इस पहाड़ पे चढ़ जाना है, ये जो पहाड़ है इससे चढ़ ही जाना है मेरे को, और इसके बाद जो है गवर्नमेंट जॉब ले लेनी है। तो इसमें क्या है आंतरिक। और बाह्य अभिप्रेरणा में क्या होता है, उसमें जो है आप दूसरों को खुश करने के लिए या रिवॉर्ड के लिए या पनिशमेंट के डर से जो है क्या करते हो, मोटिवेटेड होते हो। और बाह्य अभिप्रेरणा जो है उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है जितनी आंतरिक अभिप्रेरणा अच्छी मानी जाती है। तो इस चीज का जो है आंतरिक अभिप्रेरणा का जो इसमें अभाव रहता है, तब भी जो है बच्चे क्या करते हैं, समस्या हल करने में जो है क्या करते हैं, बाधाएं आती है उनको। उसके बाद इसी क्या है ये, हाँ चलो भाई, दोनों पॉइंट मैंने आपको, मानसिक विन्यास और समस्या को हल करने और अभिप्रेरणा का अभाव, ये दोनों जो है समस्या को हल करने में अवरोध आ सकते हैं अगर ये दोनों आप में नहीं है। तो भाई अब दूसरा दूसरा टॉपिक है, एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में बच्चा। यानी कि किसी भी समस्या को समाधान करते के रूप में बच्चे को हम किस प्रकार देखते हैं वो देख लेते हैं। एक समस्या समाधान करते के रूप में बच्चे का मतलब है कि बच्चा अपनी सोच और कौशल का उपयोग करके समस्याओं का हल ढूंढने और उसे लागू करने में सक्षम हो। ये बच्चा जो है क्या कर रहा है, इसके सामने कोई भी प्रॉब्लम आई, क्या कर रहा है, अभी डिफरेंट सोर्स से जो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा है और इस चीज में क्या है वो सक्षम है, तो इसको हम बोलते हैं एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में बच्चा। उसके बाद है यह प्रक्रिया बच्चों को आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ इंडिपेंडेंट, रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव और आलोचनात्मक यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग वाली जो है व्यक्तित्व इनमें जो है विकसित करने में जो है मदद करती है। यानी कि बच्चे को क्रिएटिव बनाती है, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे में क्रिएट करते हैं और बच्चे को जो है इंडिपेंडेंट बनाते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट, दूसरों पर निर्भर नहीं रहता बच्चा। तो ये होता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ये हमारा देख लो चैनल है भाई, हमारा स्टडी ईयर क्लास, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। और प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोज है सीटेट सीडीपी को डेडिकेटेड वीडियो है
और इससे डेडिकेटेड वीडियो आपको ये पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी। सब आपको प्रैक्टिस सेट कराते हुए मिलेंगे, लेकिन हम आपको जो है कंटेंट के साथ हम आपको जो पहले कंटेंट पढ़ाएंगे उसके बाद प्रैक्टिस सेट कराएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।